आज आइलैंड एग्जाम का आखिरी दिन था और सुबह के 7 बजने ही वाले थे। आयन कोजी इस वक्त E3 लोकेशन पर था। पिछले दिन पूरा फर्स्ट ईयर उसके पीछे पड़ा था, जिसके चलते उसने अब तक टोटल 6 डेजिग्नेटेड एरिया मिस कर दिए थे। अगर वो अब अगले 3 डेजिग्नेटेड एरिया भी मिस कर देगा तो उसे 18 पॉइंट की पेनल्टी पड़ेगी। अभी की उसकी स्कोर 119 पॉइंट्स थी, लेकिन उसके लिए अभी भी खतरा बना हुआ था। एग्जाम के शुरू में टोटल 157 ग्रुप्स थे। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी ग्रुप्स हैं, तो आयन कोजी खतरे में कैसे? वो इसलिए क्योंकि एग्जाम का आखिरी दिन आते आते जिन ग्रुप्स के पॉइंट कम थे वो उन ग्रुप्स के साथ जाकर मिल जाते हैं जिनके पॉइंट ज़्यादा थे, जिसके कारण टोटल ग्रुप्स कम हो जा रहे हैं और आयन कोजी और होरिकिता जैसे स्टूडेंट्स जो अकेले इस एग्जाम को दे रहे हैं वो खतरे में आ रहे हैं। ऊपर से आज एग्जाम के आखिरी दिन सभी पॉइंट्स डबल होने थे। आज वो किसी भी हालत में अपना डेजिग्नेटेड एरिया मिस नहीं करना चाहता था। इतने में उसका आज का पहला डेजिग्नेटेड एरिया H3 अनाउंस होता है। यह लोकेशन पहाड़ियों पर थी और यहाँ तक पहुँचने में उसे 2 घंटे लग सकते हैं। प्रॉब्लम यह थी कि आज ज़्यादातर स्टूडेंट टास्क की ओर ध्यान दे रहे होंगे, जहाँ दूसरी ओर वो डेजिग्नेटेड एरिया की ओर भाग रहा होगा, जिसकी वजह से रैंकिंग में वो और नीचे गिर सकता था। पर आयन कोजी के पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो अपना सामान पैक करके निकलने ही लगता है कि उसके वॉकी टॉकी में साकायानागी की कॉल आती है। गुड मॉर्निंग आयन कोजी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें तो काफ़ी सारी पेनल्टीज पड़ी हैं। हाँ, डोंट वरी, मेरा आज का डेजिग्नेटेड एरिया H3 है। ज़्यादा टाइम तो नहीं, पर आई थिंक मैं मैनेज कर सकता हूँ। H3? आयन कोजी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इचिनो से कहीं गायब हो गई है। वो आज सुबह कहीं नहीं दिखी। पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। मैंने आज GPS सर्च यूज़ किया तो मैंने देखा कि वो तुम्हारी लोकेशन यानी कि E3 के पास है, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारे ऑपोजिट साइड है, साकायानागी कहती है। वो बताती है कि उनका पिछला एरिया D5 था और इचिनोसे भी वहाँ थी। इसका मतलब वो किसी को बिना बताए आज सुबह D5 से लेकर सीधा E3 तक पहुँच गई। लेकिन क्यों? आयन कोजी सोचता है। आज सुबह मैंने देखा कि हमारे ग्रुप का 1 पॉइंट कम हो गया है। सबसे पूछने के बाद पता चला है कि इचिनोसे ने GPS सर्च यूज़ की थी। मुझे लगता है कि वो किसी से मिलना चाहती है, शायद तुमसे आयन कोजी, साकायानागी कहती है। सॉरी, पर मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं तो पूरे एग्जाम में उससे एक बार भी नहीं मिला। मैं वेट तो करना चाहता हूँ पर मेरे पास टाइम नहीं। तुम क्या करने वाली हो? हमारा डेजिग्नेटेड एरिया E6 है, जिसे हम मिस नहीं कर सकते। आज एग्जाम का लास्ट दिन है। अगर इचिनोसे बाहर भी हो जाती है तो हमारे ग्रुप पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, साकायानागी कहती है। उसके ग्रुप में टोटल 7 मेंबर थे और एग्जाम के 12वें दिन वो 4th पोजीशन पर थे। वेल, अगर तुम बाय चांस इचिनोसे से मिले तो उससे रीज़न जरूर पूछना। ये कहकर साकायानागी अपना वॉकी टॉकी रख देती है। आयन कोजी अपने डेजिग्नेटेड एरिया की ओर चलने लगता है। वो GPS सर्च यूज़ करके इचिनोसे की लोकेशन तो देखना चाहता था, लेकिन वो अपना पॉइंट वेस्ट करके खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। फॉर्चुनेटली आयन कोजी टाइम से अपने डेजिग्नेटेड एरिया तक पहुंच जाता है, सो अब उसे कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। अब उसका अगला एरिया था I2। आयन कोजी नोटिस करता है कि आज सुबह से ही ज़्यादातर टास्क स्टार्टिंग एरिया की तरफ हो रहे हैं, ताकि एग्जाम खत्म होते होते सभी स्टूडेंट शिप की तरफ आ जाएं। लेकिन आयन कोजी का डेजिग्नेटेड एरिया स्टार्टिंग एरिया से ऑपोजिट I2 में था। ऊपर से काफ़ी देर से आयन कोजी ने किसी भी स्टूडेंट को नहीं देखा और ना ही किसी स्टूडेंट की कहीं दूर से कोई आवाज़ सुनी हो। वैसे देखने में लग सकता है कि शायद ये उसका बैड लक है, लेकिन आयन कोजी को थोड़ा शक होने लगता है। वो डिसाइड करता है कि I2 तक जाने के बाद वो अपना फाइनल डेजिग्नेटेड एरिया मिस करके बाकी का दिन टास्क करने में निकाल देगा। वो इस वक्त अभी H3 में था। अचानक से उसे इचिनोसे की आवाज़ सुनाई देती है। वो नदी के दूसरी साइड थी। वो दोनों जैसे तैसे नदी पार करके एक दूसरे से मिलते हैं। इचिनोसे पूरी तरह से थक चुकी थी। वो सुबह से नॉन स्टॉप आयन कोजी की लोकेशन की तरफ आ रही थी। उससे तो चलना भी मुश्किल हो रहा था। आयन कोजी के पास आते ही वो गिर जाती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। क्या बात है इचिनोसे, सब ठीक? आयन कोजी पूछता है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है आयन कोजी। मैं काफ़ी टेंशन में थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अपने क्लासमेट्स को बचाना था पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सो मुझे कैसे भी करके मेरी घड़ी ख़राब हो गई थी, सो मैं स्टार्टिंग पॉइंट की ओर जा रही थी। लेकिन मुझे एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो और टीचर शिबा मिले। उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम के आखिरी दिन वो तुम्हें I2 में बुलाएंगे और ख़त्म करेंगे। इचिनोसे जैसे तैसे आयन कोजी को पूरी बात बताती है। क्या सुकिशिरो ने तुम्हारी क्लास को लेकर कोई धमकी दी? अगर ऐसा था तो तुम्हें मुझे इग्नोर कर देना चाहिए था। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। आयन कोजी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ आयन कोजी।
इचिनोसे ने खुद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कुछ बोलेगी। नहीं, मेरा मतलब मैंने क्या कहा। थैंक यू इचिनोसे, आयानो कोजी कहता है। वो दिल से उसका थैंक्स बोलता है क्योंकि इचिनोसे ने अपने क्लासमेट्स या अपने ग्रुप से पहले उसके बारे में सोचा। अगर तुमने मुझे ये वार्निंग ना दी होती तो पता नहीं क्या होता। अगर वो यहाँ इचिनोसे से ना मिलता तो आयानो कोजी I2 में बिना कुछ सोचे समझे चला जाता। क्या अभी जो तुमने कहा था वो सच था? अगर नहीं तो प्लीज तुम अभी क्लियर कर दो, आयानो कोजी पूछता है। वेल, मैंने झूठ नहीं बोला था। आई डू लव यू, इचिनोसे कहती है। सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हारी फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकता। हाँ, मुझे लगा ही था। आई नो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ऐसा नहीं है इचिनोसे, अभी के लिए मुझे किसी और बात पर ज़्यादा ध्यान देना है, सो मैं तुम्हें अभी हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। वैसे भी मुझे अभी के लिए इचिनोसे से कारुइजावा के बारे में बात छुपानी होगी। आइलैंड एग्जाम अभी भी चल रहा है। अगर उसे कारुइजावा के बारे में पता चला तो पता नहीं इसका इचिनोसे पर क्या असर होगा। मैं I2 की ओर जा रहा हूँ, मुझे उधर कुछ काम है। नहीं आयानो कोजी, वहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं तुम्हारी क्लास को नहीं बचा सकता, आयानो कोजी कहता है। वो इचिनोसे को यहाँ रेस्ट करने को कहता है और फिर वापस अपने ग्रुप से मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद आयानो कोजी I2 की ओर जाने लगता है। आयानो कोजी I2 और I3 की पहाड़ियां तक पहुंचकर वहां झाड़ियों में अपना बैग और टैबलेट रख देता है। वो वहां से जाने ही लगता है कि उसे पीछे से नागुमो आवाज लगाता है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो कोई टास्क भी नहीं हो रहे, आयानो कोजी पूछता है। वैसे ये सवाल तो मैं भी तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चलो छोड़ो ये सब, ये एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, सो मैंने सोचा तुमसे एक बार बात कर लूँ। स्कूल में वैसे भी हमें अकेले बात करने का मौका नहीं मिलता, नागुमो कहता है। सो आपको पता था कि मेरे पीछे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पड़े हैं। मेरे बारे में गलत मत सोचना आयानो कोजी, पर यह सारा आइडिया एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो का था। अगर वो किसी और स्टूडेंट का नाम बोलते तो मैं इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता, लेकिन इतने सारे स्टूडेंट्स में उन्होंने तुम्हारा नाम ही लिया था, वही लड़का जिसकी होरिकिता मानाबू ने प्रेस की थी। मुझे बताओ आयानो कोजी, अभी तुम क्या करने वाले हो? नागुमो पूछता है। आपका उससे कोई लेना देना नहीं, और वैसे भी आपको तो इस एग्ज़ाम पर ध्यान देना चाहिए। पॉइंट्स के मामले में कोएंजी आपके आसपास ही है। अगर आप वापस नहीं गए तो आप टास्क में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। डोंट वरी, कोएंजी पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। आयानो कोजी, मेरी एक डिमांड है। मुझे जानना है कि क्या तुम होरिकिता मानाबू की एक्सपेक्टेशंस के लायक हो भी कि नहीं। दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। सॉरी, पर इस आइलैंड एग्ज़ाम में आपको पता चल ही गया होगा कि आपके और मेरे बीच कोई मुकाबला नहीं। अगर आपको ओपोनेंट ही चाहिए तो कोएंजी है ना। दूसरी ओर मैं तो टॉप 10 में भी नहीं आ पाया, आयानो कोजी कहता है। हाँ, वैसे वो मेरी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी बेहतर निकला है, नागुमो कहता है। पूरे थर्ड ईयर को इकट्ठा करना और सभी टास्क को मोनोपलाइज करना, ऐसा सिर्फ आप ही कर सकते थे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। वाओ, तो तुम्हें सब पता है। हाँ, तुमने कब नोटिस किया? मैंने तब नोटिस किया जब बीच फ्लैग इवेंट में वाइस प्रेसिडेंट किरियामा ने एक सीट खाली छोड़ दी थी, और मुझे देखते ही उन्होंने वो लास्ट सीट भी रजिस्टर करवा ली थी। वो आखिरी सीट उन्होंने आपके लिए रखी थी, लेकिन मेरे आने पर उन्हें वो सीट किसी और थर्ड ईयर को देनी पड़ी। मुझे हमेशा लगा था कि वाइस प्रेसिडेंट और आप दुश्मन हो, आयानो कोजी कहता है। वेल, वो मुझसे नफरत तो करता है, लेकिन क्लास ए से ग्रेजुएट होने के लिए वो मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है। अच्छा आयानो कोजी, तुम्हें मैं अपनी साइकिक एबिलिटीज़ दिखाऊं? नागुमो कहता है। साइकिक एबिलिटीज़? मैं गैस करने वाला हूं कि एग्ज़ाम के 12वें दिन तुम्हारी रैंकिंग क्या थी। तुम 11th पोजीशन में थे, राइट? नहीं, शायद तुम 15th या 16th पोजीशन में थे, नागुमो गैस करता है। बिल्कुल सही। आई एम इम्प्रेस्ड, आयानो कोजी कहता है। आई एम किडिंग, मैंने सोचा अगर तुम अपनी एबिलिटीज छुपा रहे हो तो तुम पक्का इसी रेंज में होंगे। मुझे हमेशा से तुम्हारी एबिलिटीज पर शक था, लेकिन आज सब क्लियर हो गया है। आयानो कोजी, तुम मेरे साथ फाइट कर सकते हो, नागुमो कहता है। क्या ये आपकी स्ट्रेटजी थी कि एग्जाम के लास्ट दिन आप खुद थर्ड ईयर की कमांड लेकर कोएंजी को टारगेट करोगे? आयानो कोजी पूछता है। मैं बड़े आराम से 400 या 500 पॉइंट स्कोर कर सकता था, पर यह इंटरेस्टिंग नहीं होता, राइट? मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर को थोड़ी सी होप दी है कि शायद वो जीत सकते हैं। ऊपर से अगर कोएंजी और मेरा मुकाबला नज़दीक का हो और कोएंजी हार जाता है तो इसका चेहरा देखने लायक होगा। वेल, आई डोंट केयर अबाउट कोएंजी। मुझे बस इतना पता है कि इस स्कूल के एंड में मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा आयानो कोजी। सॉरी, पर मुझे ज़रा जल्दी है, सो मैं जा रहा हूँ, आयानो कोजी कहता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? जब तक तुम मुझसे फाइट करने के लिए नहीं मान जाते मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो आयानो कोजी के पीछे पीछे चलने लगता है। मेरा ओपोनेंट सुकिशिरो है। अगर नागुमो मेरे साथ आएगा तो वो सब कुछ खो देगा।
सुकिशिरो उसे स्कूल से बाहर कर देगा। अगर मैं नागुमो को समझाने की कोशिश भी करूंगा तो वो नहीं मानेगा। इसीलिए ये सोचकर आयानो कोजी अचानक से पीछे मुड़ता है और जोर से नागुमो को धक्का दे देता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। नागुमो के लिए ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। उसके हाथ से टैबलेट और वॉकी टॉकी दोनों नीचे गिर जाते हैं। क्या? उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो, आपकी एबिलिटीज होरिकिता मानबू से काफ़ी अलग हैं और उसकी वजह से आप इस स्कूल के टॉप पर हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं कि आपने इस एग्ज़ाम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा है। बस कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें आपको नहीं खोलना चाहिए। प्लीज़ यहाँ से वापस चले जाइए। मेरे साथ मजाक मत करो आयानो कोजी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो? आप मेरे सीनियर हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं आपको हल्के में नहीं लूंगा। यह कहकर आयानो कोजी घूर कर नागुमो को देखता है। ऐसा लग रहा था मानो आयानो कोजी उसे मार ही डालेगा। मैंने कहा ना, यहाँ से वापस जाओ, समझ लगी? आयानो कोजी सख्ती से बोलता है। यह देखकर नागुमो अपनी पूरी ताकत लगाकर उठ जाता है। बस बहुत हुआ, तुम ऐसे पहले लड़के हो जिसने मेरी इतनी बेइज्जती की है। आयानो कोजी तुम। इतने में तभी वॉकी टॉकी से आवाज आती है। नागुमो, हमारा प्लान काम कर रहा है। हमने कोइंजी को लगातार 3 बार टास्क करने से रोक दिया है। अपने अगले ऑर्डर दो। लेकिन नागुमो कोई जवाब नहीं देता। ओए नागुमो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ऑर्डर के बिना कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमें कोइंजी पर लगातार अटैक करना है कि नहीं? वॉकी टॉकी से 3rd ईयर का स्टूडेंट बोलता है। आपको जवाब नहीं देना क्या? आयानो कोजी पूछता है। कोइंजी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मैं तुम्हें बुरी तरह से हराऊंगा आयानो कोजी। इतने में बिना किसी वार्निंग के आयानो कोजी नागुमो के सोलर प्लेक्सिस में एक मुक्का मारता है, जिससे कि नागुमो को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। वो उसकी बॉडी को एक पेड़ के नीचे लिटा देता है। आयानो कोजी के पास और कोई चॉइस नहीं थी। इसके बाद वो I2 के बीच की ओर जाने लगता है। एग्जाम के फाइनल दिन सुबह 10 बजे होरिकिता I2 की लोकेशन की ओर जा रही थी। उसका डेजिग्नेटेड एरिया I7 था, तो वो अभी I2 की ओर क्यों जा रही थी? ऐसा इसलिए क्योंकि आज सुबह जब होरिकिता उठती है तो उसे अपने टेंट की एंट्रेंस में एक नोट पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें लिखा था नून AK एक्सपेल्ड I2। सबसे पहले वो नोटिस करती है कि जिसने भी ये नोट लिखा है उसकी हैंडराइटिंग काफ़ी सुंदर थी। दूसरा, वो समझ जाती है कि इस नोट के अकॉर्डिंग आज दोपहर को I2 की लोकेशन पर आयानो कोजी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पहले तो उसे ये कोई मजाक लगता है, लेकिन बाद में GPS सर्च करके जब वो आयानो कोजी को I2 की लोकेशन की तरफ जाते देखती है तो वो भी उसी लोकेशन की ओर जाने का डिसीजन लेती है। रास्ते में उसे इबुकी मिलती है। वो उसे उसकी स्कोर बताने को कहती है। वो अपनी स्कोर होरिकिता को बताती है। अभी इबुकी ने 131 पॉइंट स्कोर किए थे। काफ़ी देर एक दूसरे के साथ बहस करने के बाद होरिकिता अपनी स्कोर बताती है। होरिकिता ने अभी तक टोटल 145 पॉइंट स्कोर किए थे। मुझे बिलीव नहीं होता, मुझे अपना टैबलेट दिखाओ, मैं तभी मानूंगी, इबुकी कहती है। ठीक है। यह कहकर होरिकिता अपने बैग से टैबलेट निकालने ही लगती है कि तभी उन दोनों को सामने से कोई आता हुआ दिखता है। ये कोई और नहीं बल्कि इचिका थी। ये कौन है? इबुकी पूछती है। क्लास 1A की आमासावा इचिका, होरिकिता जवाब देती है। तुम हमें इंटरप्ट कर रही हो, जाओ यहाँ से, इबुकी कहती है। लेकिन इचिका उसे इग्नोर कर देती है। आप यहाँ से कहाँ जा रही हो? इचिका होरिकिता से पूछती है। मैं यहाँ से F3 की ओर जाने का सोच रही हूँ, होरिकिता जवाब देती है। आप झूठ बोल रही हो, आपका डेजिग्नेटेड एरिया उस साइड नहीं है। मुझे बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं। आपका एरिया I7 है, राइट? सो कहाँ जा रही हो आप? कहीं I2 तो नहीं? इचिका पूछती है। और इस बोरिंग कन्वर्सेशन को तुम लोग और कितना खींचोगे? इबुकी फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है। होरिकिता इबुकी के साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो वो उसे अपना टैबलेट में अपनी स्कोर दिखा देती है, जिसे देखकर इबुकी इरिटेट होती है। वेल, अब तुमने मेरी स्कोर देख ली है तो तुम अपने डेजिग्नेटेड एरिया जा सकती हो। हमारा कंपटीशन अभी भी चल रहा है, सो तुम अभी भी पॉइंट स्कोर कर सकती हो, होरिकिता कहती है। होरिकिता असल में इबुकी को यहाँ से भगाना चाहती थी। इसके बाद इबुकी वहाँ से चली जाती है। होरिकिता अब अपना पूरा ध्यान इचिका पर दे रही थी। मैं अब I2 की ओर जाने वाली हूँ, तुम क्या करोगे? होरिकिता इचिका से पूछती है। लेकिन आप उधर जाकर करोगी क्या? उधर तो कोई टास्क भी नहीं हो रहे, इचिका कहती है। मेरे साथ मजाक मत करो, तुमने ही ये नोट मेरे टेंट में डाला था ना? कौन सा नोट? दिखाना जरा। होरिकिता वो नोट इचिका को दे देती है। इचिका उस नोट को अच्छे से देखती है। तुम्हें ये गेम्स खेलना कुछ ज़्यादा ही पसंद नहीं? इचिका खुद से बोलती है। गेम्स? तुम मुझे और आयानो कोजी को लेकर क्या प्लान कर रहे हो? होरिकिता पूछती है। पता नहीं, शायद मैं भी आप जैसे ही इस गेम में एक पार्टिसिपेंट हूँ। होरिकिता और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप आयानो कोजी के बारे में कुछ नहीं जानते।
बस आप उनके क्लासमेट हैं, इसलिए उनके एलाय बनने का नाटक कर रहे हैं। आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता ना, इचिका कहती है। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम उसके बारे में मुझसे ज़्यादा जानती हो? यह सुनकर इचिका स्माइल करती है। ऑफ कोर्स, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ कि वो इतने स्मार्ट, कूल और सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों हैं। सो आपको उनके बारे में क्या पता है? इचिका पूछती है। होरिकिता सोचती है कि इस स्कूल में आयानो कोजी उसका पहला फ्रेंड है। वो मानती है कि आयानो कोजी उसका दोस्त है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन ग्रेजुएशन होने तक मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूँ। एज ए क्लासमेट, एज ए फ्रेंड, तुमसे भी कहीं ज़्यादा। ये कहकर होरिकिता जाने लगती है। आप कहाँ जा रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं आयानो कोजी को बचाने जा रही हूँ, होरिकिता जवाब देती है। डोंट मेक मी लाफ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उन्हें आप जैसे किसी की जरूरत पड़े, इचिका कहती है। शायद अभी नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। आपको सही में लगता है कि मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी? होरिकिता समझ जाती है कि उसे यहाँ पर इचिका को हराना होगा। वो अपना बैकपैक नीचे रखती है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं एक एक्सपीरियंस्ड मार्शल आर्टिस्ट हूँ। हाँ हाँ, आई नो, और मैं भी आपको पहले ही बता दूं, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, सो रेडी रहना, इचिका कहती है। होरिकिता धीरे से अपने स्टांस में आती है। दूसरी ओर इचिका बस मज़े से खड़ी थी। अगर आप कह रही हो कि आपको आयानो कोजी से मिलना है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपके साथ खेलूंगी। ये कहकर इचिका एक ही झटके में होरिकिता के पास आ जाती है। ऐसा नहीं था कि होरिकिता का ध्यान इचिका पर नहीं था, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो संभल नहीं पाई। होरिकिता उससे बचने के लिए पीछे की ओर डॉज करती है, लेकिन इचिका उसे पकड़ लेती है और उसे उठाकर नीचे ज़मीन पर पटक देती है। होरिकिता बुरी तरह से खांसती है। उसे अपनी पीठ पर काफ़ी तेज दर्द हो रहा था, ऊपर से उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऑल राइट, जल्दी से उठो, स्टैंड अप, इचिका कहती है। होरिकिता के लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस था। वो समझ जाती है कि इचिका की फिजिकल एबिलिटीज़ काफ़ी इनक्रेडिबल है। उसे लगा था कि वो दोनों लड़कियां हैं तो उन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये बात बुरी तरह से गलत साबित होती है। ऊपर से ये एग्ज़ाम का आखिरी दिन था। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो वो एलिमिनेट हो सकती है। एक और बार, होरिकिता ये कहकर जैसे तैसे खड़ी होती है। होरिकिता स्ट्रेट पंचेज वाली फाइट में एक्सपर्ट नहीं थी। वो इचिका की स्पीड से काफ़ी सरप्राइज थी, लेकिन उसे रोकने के लिए उसके पास कुछ आइडियाज़ थे, जैसे कि जूडो, उसकी स्पेशलिटी। होरिकिता इचिका को ध्यान से देखने लगती है। उसकी टांगे, शोल्डर, उसका फेस, ये देखकर इचिका हंसने लगती है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है, पर यू नो, ये कहकर वो एक राइट किक होरिकिता को मारने लगती है। होरिकिता उस अटैक को काउंटर करने की कोशिश करती है, लेकिन इचिका अपनी किक स्विच कर लेती है। वो अब अपनी लेफ्ट किक सीधा होरिकिता की साइड पर मारती है। ये किक उसे इतनी जोर से लगती है कि होरिकिता 2-3 बार घूमकर जमीन पर गिर जाती है। उसे इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि उसे लगता है कि जैसे वो दर्द के मारे अभी रो देगी। आपको क्या लगा कि ये फाइट में बस जूडो ही यूज़ होगा? इचिका कहती है। दर्द इतनी ज़्यादा थी कि होरिकिता की सारी ताकत खत्म हो जाती है। ऐसा दूसरी बार हुआ था जब उसे किसी ने इतनी पावर से मारा हो। उसे ऐसा फील आखिरी बार बस होजन की फाइट में हुआ था। कौन हो तुम? ऐसा लग रहा है जैसे तुम आयानो कोजी को काफ़ी पहले से जानती हो, होरिकिता पूछती है। हाँ, वेल, मैं आपको नहीं बताने वाली। हाँ, लगा ही था, होरिकिता कहती है। यू नो, मैं आपसे काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। आप उतने सुपीरियर नहीं जितना आप खुद को समझते हो, इसलिए आयानो कोजी आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं करते, इचिका कहती है। अगर ये सच भी है तो मैं ये आयानो कोजी से सुनना चाहूँगी, तुमसे नहीं, होरिकिता कहती है। इचिका उसके पास आती है। यू नो, आपसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो कुशिदा है। कुशिदा? तुमने उसका नाम क्यों लिया? स्टैंड अप, आपसे और बात करके मेरा मूड ही ख़राब होगा, सो ख़त्म करते हैं ये सब, इचिका कहती है। होरिकिता फिर से अपना स्टांस लेती है। वो फिर से अपना सारा ध्यान इचिका के अगले अटैक की ओर देती है। इचिका तेज़ी से उसकी ओर आती है। क्या मैं उसे पकड़ूं या अवॉइड करूं? होरिकिता सोचती है, लेकिन वो समझ आती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, सो एटलीस्ट मैं उसे एक मुक्का तो मारूं। लेकिन तभी इचिका का मुक्का इबुकी पकड़ लेती है। ओह शिट, तुम्हारा पंच तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इबुकी कहती है। नाइस कैच। आई एम सरप्राइज्ड कि आप अचानक से इधर आ गई, इचिका कहती है। मैं तुम्हें किसी रैंडम फर्स्ट ईयर से हारता हुआ नहीं देख सकती, और मैं ही तुम्हें हराऊंगी, इबुकी होरिकिता से कहती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम जाकर पॉइंट स्कोर करो, होरिकिता कहती है। तुम भी तो अपना डेजिग्नेटेड एरिया मिस कर रही हो। मैं ऐसे नहीं जीतना चाहती, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं हार सकती हूँ? हाँ,
इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कौन मुझसे फाइट करने वाला है, इचिका कहती है। दोनों आपस में लड़ने लगती हैं कि कौन इचिका से फाइट करेगा। होरिकिता इबुकी को उसकी फाइट में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन इबुकी नहीं मानती। ठीक है, तो फिर मेरा ग्रुप ज्वाइन करो। अगर हम में से एक कोई इंजर्ड हो जाता है तो एटलीस्ट दूसरा यहाँ से भाग तो सकता है। हम एटलीस्ट इस एग्ज़ाम से एलिमिनेट तो नहीं होंगे, होरिकिता कहती है। इबुकी जैसे तैसे गालियाँ निकालकर आखिर में मान ही जाती है। ग्रुप बनाने के लिए दोनों घड़ियों को 10 सेकंड तक लिंक करके रखना था। होरिकिता और इबुकी अपनी घड़ियाँ लिंक करती हैं और ग्रुप बना लेती हैं। ये बुरी स्ट्रेटजी नहीं है वैसे, लेकिन तुम लोगों से एक गलती हो गई। इस आइडिया के अकॉर्डिंग अगर तुम में से एक बचकर निकल जाता है तो सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब मैं तुम लोगों में से किसी एक को पूरी तरह से तोड़ सकती हूँ। ये कहकर इचिका एक बड़ी सी स्माइल करती है और सीधा उन दोनों की तरफ भागती है। वो हंसती हुई पागलों की तरह उन पर टूट पड़ती है। ऑफकोर्स इबुकी और मुझ में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई इतनी आसानी से हम दोनों के पंचेस डोज कैसे कर सकता है। ऐसा लग रहा था मानो उसे इन सब की ट्रेनिंग दी गई है। ओके, दैट्स एनफ। ये कहकर इचिका बड़े आराम से दोनों के हाथ पकड़ लेती है। दोनों बुरी तरह से थक चुकी थी। यह 2-on-1 फाइट थी, लेकिन इचिका फिर भी उन पर भारी पड़ रही थी। खुद को इतनी आसानी से पकड़ता देख इबुकी इरिटेट हो जाती है और इचिका को किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नीचे गिरा देती है। मैंने कहा ना बहुत हुआ, इचिका कहती है। ये सब देखकर होरिकिता को कुछ अजीब लगता है। उसे अपनी और इचिका की पावर में कितना डिफरेंस है पता था, तो अभी तक उसने ये फाइट खत्म क्यों नहीं की। वो तो काफ़ी आराम से हम दोनों को हरा सकती है। इतने में होरिकिता एक स्ट्रेटजी सोचती है। वो भी इचिका को पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बड़ी आसानी से होरिकिता को भी नीचे पटक देती है। ओके, दोबारा से शुरू करते हैं, इचिका कहती है। यह सुनकर इबुकी उस पर हमला करने ही लगती है कि होरिकिता उसे रोक देती है। हम सेम टीम में हैं, सो क्या तुम मेरी बात सुनोगी, होरिकिता इबुकी से कहती है। ऑफ कोर्स इबुकी होरिकिता की कोई भी बात मानने से मना करती है। ठीक है, अगर तुम्हें अकेले फाइट करनी है तो करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम एलिमिनेट हुई तो इसका मतलब तुम मुझसे हार गई हो। उसके बाद हमारे बीच कभी कोई मुकाबला नहीं होगा। तुम मेरी राइवल नहीं हो सकती अगर तुम इस तरह से एलिमिनेट हो जाओगी तो। हाँ ठीक है, समझ गई, सो चुप रहो, इबुकी कहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इचिका पर लगातार हमला करते रहो, पर उसके हाथ मत आना। अगर मेरी स्ट्रेटजी सही है तो हम उसे हरा सकते हैं, होरिकिता कहती है। ये कहकर दोनों अलग हो जाती हैं और इचिका की ओर जाने लगती हैं, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। होरिकिता उस पर थोड़ी दूरी बनाकर हमला करती है और इबुकी लगातार उस पर अटैक करती रहती है। धीरे धीरे इचिका अपना स्टेमिना खोने लगती है। होरिकिता इचिका को जोर से राइट पंच मारती है, लेकिन ये अटैक डॉज करने की बजाय इचिका उस पंच को ब्लॉक करती है। इसी बीच इबुकी उसके पीछे आकर उसके चेहरे पर मुक्का मारती है। इचिका उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी यह कोशिश नाकाम रहती है और उसके चेहरे पर इबुकी का मुक्का पड़ता है। साथ में ही होरिकिता जोर से इचिका के पेट में मुक्का मारती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। उसी वक्त होरिकिता उसे पकड़ लेती है और उसे उठने से रोक देती है। बस बहुत हुआ आमासावा, मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को मानती हूँ, पर तुम में स्टेमिना बिल्कुल नहीं है, होरिकिता कहती है। ओह, सो आपको पता चल गया कि मेरा स्टेमिना कमजोर है। इचिका बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। वो अपनी जीभ मजाक में बाहर निकालती है। इतने में होरिकिता देखती है कि इचिका की शर्ट थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, जिससे कि उसका पेट दिख रहा था। ये कैसी चोट है, होरिकिता हैरान होकर इचिका से पूछती है। उसके पेट पर नीले निशान पड़े हुए थे, जैसे कि किसी ने उसे जानबूझकर पनिशमेंट देने के लिए मारा हो। ये इंजरीज तो उसे हमारी फाइट से भी पहले की लगी हुई हैं, होरिकिता सोचती है। वेल, आप दोनों से मिलने से पहले मेरी एक छोटी सी फाइट हुई थी, इचिका कहती है। इतनी ज़्यादा पेन को वो कैसे छुपा सकती है? उसके लिए तो चलना भी मुश्किल होना चाहिए था। फिर भी वो हमसे फाइट कर रही थी और हम पर भारी भी पड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि उसमें स्टेमिना नहीं है। असल में वो शुरू से ही बेहोश होने की कंडीशन में थी और फिर भी वो हमसे फाइट कर रही थी। ये सब सोचकर होरिकिता का सर चकरा जाता है। वो सोचने लगती है कि किसने उसे ये इंजरीज दी होगी। लड़कों को इंक्लूड करके अभी उसके माइंड में सिर्फ होजन का ख्याल आता है। आपको जानना है कि मुझे ये इंजरीज किसने दी? हो सकता है कि वो होजन हो, इचिका कहती है। लेकिन होरिकिता उसकी बात को सच नहीं मानती। इतने में इचिका होरिकिता की पकड़ से छूट जाती है और अपने बीच दूरी बना लेती है। क्या कर रही हो होरिकिता? इबुकी चीखती है। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। लेकिन फाइट करने के बजाय इचिका अपना बैग पकड़ने लगती है।
अब तक तो सब कुछ खत्म हो गया होगा, आप लोग जा सकते हो। आपको I2 जाना था ना, जाओ, इचिका कहती है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं शायद अपने डेजिग्नेटेड एरिया की ओर, मुझे अभी भी ये एग्ज़ाम ख़त्म करना है इचिका कहती है। ओ हाँ, आपको वैसे वहाँ तक भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तक सब खत्म हो गया होगा। ये कहकर इचिका वहाँ से चली जाती है। तो तुम आयानोकोजी के पास जाने वाली हो, राइट? इसीलिए हम इचिका से फाइट कर रहे थे ना, इबुकी कहती है। हाँ, मैं उसके पीछे जा रही हूँ। तो मैं भी चलूँगी। क्यों? क्योंकि अगर आयानोकोजी किसी मुसीबत में है तो मैं उसके सामने हंसना चाहती हूँ, इबुकी कहती है। जिसके बाद दोनों I2 की लोकेशन पर जाने लगते हैं। आयानोकोजी धीरे धीरे I2 की ओर बढ़ता है। उसके आसपास का जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसे सामने समंदर दिखने लगता है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे छोटे से बीच पर दो लोग खड़े दिखाई देते हैं, एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो और क्लास 1D का होमरूम टीचर शिबा। आपने तो काफ़ी अग्रेसिव प्लान बनाया है। हाँ, क्या करूँ, कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। यही एक ऑप्शन बची थी मेरे पास, सुकिशिरो कहता है। सो क्या होने वाला है मेरे साथ? आयानोकोजी पूछता है। इफ़ पॉसिबल तो तुम हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और हमारे साथ उस बोट में आओ। अनाउंसमेंट होगी कि कियोताका आयानोकोजी ने अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ दिया है। आपको लगता है कि मैं आराम से आपके साथ उस बोट तक आ जाऊंगा? आयानोकोजी शिबा को नहीं पहचानता था, तो इसका मतलब इसे यहाँ पर इचिका पर नज़र रखने के लिए भेजा होगा। अगर हम वेपन यूज़ कर सकते तो तुम्हें पकड़ना काफ़ी सिंपल हो जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम एक एसेट हो और तुम्हें वापस सही सलामत लाना मेरी ड्यूटी है, इसलिए हम सिर्फ हाथों का यूज़ करेंगे, सुकिशिरो कहता है। क्या ये सब करना ज़रूरी है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वायलेंस यूज़ करना गलत है, पर मैं स्कूल का स्टूडेंट हूँ और स्कूल के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये सब करना गलत है, आयानोकोजी कहता है। आयानोकोजी, तुम व्हाइट रूम की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो। अगर तुम्हें इन सब रूल्स में बंद कर फाइट करनी भी पड़े तब भी कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं लगता स्कूल में दूसरे स्टूडेंट के साथ कम्पीट करना बेवकूफ़ी है, या फिर तुम्हें यहाँ का राजा बनने में मज़ा आने लगा है? सुकिशिरो कहता है। अगर ऐसा है तो क्या ये बुरी बात है, या शायद ये सब उस आदमी की विशेष के अगेंस्ट है? आयानोकोजी पूछता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाइट रूम की असली विश तो पूरे जापान को कंट्रोल करना है और उसके बाद पूरे वर्ल्ड को। अगर हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट को ऐसा फील होता है तो आने वाले व्हाइट रूम के सब्जेक्ट में ये फीलिंग तो और भी बढ़ जाएगी। वेल, सच बताऊं तो शुरू में ये स्कूल मुझे चैलेंजिंग नहीं लगा था, लेकिन मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल की बात कर रहा हूँ। अब मुझे पता लगने लगा है कि मुझे स्कूल में क्या करना चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। शायद ग्रेजुएशन होने तक मैं यहाँ काफ़ी मज़े करने वाला हूँ, और वैसे भी व्हाइट रूम के बाहर भी काफ़ी एक्सेप्शनल लोग हैं, आयानोकोजी कहता है। बिल्कुल, तुमने सही कहा, और मैं कोई स्कूल के स्टूडेंट की कोई बुराई नहीं कर रहा। पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, चाहे स्पोर्ट्स में या एकेडमिकली। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ऐसा कोई चाहिए जो हर सिचुएशन में एक्सेप्शनल रिजल्ट लेकर आए और जो दूसरों को लीड कर सके। नागुमो और इचिनोसे का क्या स्टेटस है? सुकिशिरो शिबा से पूछता है। नागुमो रुक चुका है और इचिनोसे यहाँ से काफ़ी दूर है, सो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, और जो अनएक्सपेक्टेड सिग्नल थे उन्हें इचिका ने रोक दिया है, शिबा बताता है। चलो, वो हमारे किसी काम तो आई। क्या इचिका आपकी साइड नहीं है? आयानोकोजी पूछता है। वो एक ट्रेटर है, उसे हमने चुना था तुम्हें बाहर करने के लिए, लेकिन उसकी तुम्हें बाहर करने की कभी कोई इंटेंशन ही नहीं थी। ये कहकर वो आयानोकोजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पीछे से शिबा उसके पास आने लगता है। तुम ये तो नहीं कहोगे कि 2 अगेंस्ट 1 अनफेयर है? आफ्टर ऑल तुम व्हाइट रूम की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो, सुकिशिरो कहता है। आयानोकोजी नोटिस करता है कि सुकिशिरो काफ़ी शांत था। वो एक सॉलिड फाइटिंग स्टांस लेता है। वो देखता है कि बोट में सिर्फ एक कैप्टन ही था, ज़्यादा से ज़्यादा उसे 3 लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। डोंट वरी आयानोकोजी, तुम सिर्फ हम दोनों से ही फाइट करोगे, सुकिशिरो कहता है। आयानोकोजी को उसकी बातों में जरा सा भी भरोसा नहीं था। यह भी हो सकता है कि उसने किसी तरह का कोई वेपन छुपा के रखा हो। यह फाइट 2 ऐसे अडल्ट के साथ थी जिनकी एबिलिटीज़ के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। एटलीस्ट वो एजेंट के लेवल के तो थे, लेकिन आयानोकोजी कोई भी प्रेशर में नहीं था। अनरीजनेबल और डिसएडवांटेजेस कंडीशन में फाइट करना उसे बचपन से ही सिखाया गया था। उसके लिए ये सब सांस लेने के बराबर था। उसके रास्ते आगे पीछे से सुकिशिरो और शिबा ने बंद कर रखे थे। वैसे तो नॉर्मली आयानोकोजी अपनी पहली चाल चलता, लेकिन इस बार नहीं। वो कोई स्टूडेंट के साथ फाइट नहीं कर रहा था, ये दोनों स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अगर एंड में सिर्फ आयानोकोजी ने ही इन दोनों को मुक्के मारे तो आगे चलकर उसे ही प्रॉब्लम होगी। तुम पहले हमला नहीं करोगे, जबकि तुम्हें पता है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। वेल देन, शुरू करे शिबा। ये कहते ही दोनों आयानोकोजी की ओर चलने लगते हैं। शिबा अपनी प्रेजेंस को छुपा लेता है। उसकी तो चलने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी,
कि तभी शीबा पीछे से आयानो कोजी के चेहरे को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो हल्का सा नीचे होकर खुद को बचा लेता है। उसी टाइम सुकिशिरो भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उनसे बच जाता है और वहां से भागने लगता है। दोनों आयानो कोजी को देखते हैं और धीरे से उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। अभी के लिए वो सब एक दूसरे के स्किल लेवल देख रहे थे। आयानो कोजी के सामने अब वो दोनों खड़े थे और उसके पीछे पूरा समंदर था। इससे ये हुआ कि एटलीस्ट अब उसके पीछे से उस पर कोई हमला तो नहीं करेगा। क्या टेक्स्ट बुक स्ट्रेटजी है आयानो कोजी, लेकिन जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेटजी ठीक हो, सुकिशिरो कहता है। हाँ, ये बात ठीक है कि आयानो कोजी को अब पीछे से कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन यह भी था कि उसके आसपास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अभी तक एक बार भी आयानो कोजी को मुक्का या फिर उसे हर्ट करने की कोशिश नहीं की थी। दोनों अब धीरे धीरे अपने अटैक्स की स्पीड बढ़ा रहे थे, जिससे कि आयानो कोजी की डॉज करने की अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इतने में उसका एक पैर पानी के साथ टच करता है। वो समझ आता है कि वो यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। ये सोचकर आयानो कोजी फिर से वहां से भाग जाता है और उनसे अपनी दूरी बना लेता है। शीबा और सुकिशिरो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। अगर उनमें से किसी एक ने भी उसे पकड़ लिया तो आयानो कोजी के लिए गेम ओवर हो जाएगी। 4 हाथ आयानो कोजी पर बारी बारी से अटैक करते हैं। वो उनसे दूर भागकर अपना डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों उसका पीछा करते रहते हैं और उस पर हमला करते रहते हैं। ये क्लियर था कि वो दोनों उसका स्टेमिना खत्म करना चाहते थे। आयानो कोजी अचानक से रुक जाता है और पीछे मुड़कर पूरी स्पीड में शीबा पर हमला करता है, लेकिन शीबा पैनिक नहीं होता और उससे अपनी दूरी बना लेता है। इसका मतलब वो उसके पंचेस पकड़ने की बजाय अवॉइड करना चाहते थे। आयानो कोजी उनके अटैक्स अवॉइड करके काउंटर अटैक करता है, लेकिन उसे कोई क्लीन हिट नहीं मिलती। 2 अगेंस्ट 1 फाइट है और तुम फिर भी इतने बढ़िया से लड़ रहे हो, लेकिन ह्यूमन स्टेमिना इन्फिनिट नहीं है। थोड़ी ही देर में तुम थक जाओगे, सुकिशिरो कहता है। आप एक डिफिकल्ट ओपोनेंट हो एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो। वेल, मैं वही काम करता हूँ जो दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। यही मेरी जॉब है, सुकिशिरो कहता है। आयानो कोजी ने अपना स्टेमिना ऐसे ही बर्बाद नहीं किया था। इस पूरे टाइम में उसने कुछ नोटिस किया था कि सुकिशिरो और शीबा की फाइटिंग एबिलिटीज में थोड़ा डिफरेंस है। सुकिशिरो को 4 पॉइंट और शीबा को 6। शीबा की मूवमेंट में काफ़ी शार्पनेस थी। उसे शुरू में लगा था कि शायद सुकिशिरो अपने पार्टनर से ज़्यादा कैपेबल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर था या फिर वो उसे आसानी से हरा सकता था। सुकिशिरो अलग लेवल पर था, इसलिए वो अब सुकिशिरो पर हमला करने का डिसीजन लेता है और शीबा को वो एक ही अटैक से ख़त्म कर देगा, जिसके बाद वो आराम से सुकिशिरो के साथ डील कर सकता है। सिर्फ अभी ही उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उसके ओपोनेंट्स अभी भी उसे हर्ट नहीं करना चाहते थे। इतने में वो दोनों फिर से उसकी ओर आने लगते हैं, लेकिन इस बार उसे पकड़ने की बजाय वो उस पर मुक्कों से हमला करते हैं। वो आयानो कोजी की इंटेंशन समझ चुके थे। आयानो कोजी शीबा से डील करने का सोचता है और उसे एक पावरफुल पंच मारने ही लगता है कि अचानक से आयानो कोजी को अपनी गर्दन के पीछे कुछ महसूस होता है और वो शीबा पर हमला करने के बजाय जमीन पर रोल करके डॉज करता है और सुकिशिरो से अपनी दूरी बना लेता है कि तभी शीबा का पंच आयानो कोजी की साइड से निकलता है। ये देखकर आयानो कोजी समझ जाता है कि अगर वो पहले शीबा के साथ डील करता तो वो उसके पंचेस को रोक सकता था, क्योंकि शीबा के पंचेस की पावर लगभग आयानो कोजी की पावर के बराबर थी। लेकिन उससे भी जरूरी कि जिस सुकिशिरो को आयानो कोजी ने कम कैपेबल बताया था, वो अभी डबल स्पीड से उस पर हमला कर रहा था। वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इतने सालों में पहली बार आयानो कोजी को एक फाइट में पसीना आया था। उसकी पहले की असेसमेंट की सुकिशिरो 4 पॉइंट और शीबा को 6 पॉइंट बिल्कुल गलत थी। ये उसके ओपोनेंट्स की ट्रिक थी उसे फंसाने के लिए। उन्होंने जानबूझकर अपनी एबिलिटी छुपा कर रखी। हम तुम्हें उसी टाइम ख़त्म करने की सोच रहे थे, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन टाइम तो कहीं ज़्यादा इनक्रेडिबल है, सुकिशिरो कहता है। फॉर्चुनेटली आयानो कोजी अपनी इस असेसमेंट पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं था। वो सोच रहा था कि सुकिशिरो शीबा से इन्फीरियर कैसे हो सकता है। शायद इसलिए आयानो कोजी उन दोनों के सरप्राइज्ड अटैक से बच गया। अगर मैं किसी एक को ख़त्म कर भी दूँ तो भी ठीक टाइम पर दूसरे को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल होगा। ये पेयर की टीम कोई रातों रात नहीं बनी है, आयानो कोजी सोचता है। सो तुम्हारा एनालिसिस कैसा चल रहा है आयानो कोजी? ये फाइट काफ़ी इजी होती अगर हम छोटे बच्चों की तरह सिर्फ अपनी पावर से ही एक दूसरे को मारते, लेकिन हम अडल्ट जीतने के लिए हर पॉसिबल रास्ता चुनने में हेजिटेट नहीं करते, चाहे वो रास्ता गंदा ही क्यों ना हो, सुकिशिरो कहता है। फाइट को शुरू हुए अभी सिर्फ 2 मिनट ही हुए हैं और मैंने जितने आइडियाज़ लगाए थे उनमें से कोई भी काम नहीं आया। दूसरी ओर सुकिशिरो ने 99% तक मेरी थॉट्स पढ़ ली हैं। उनका फाइटिंग स्टाइल एकदम प्रिसाइज था। उनके अटैक्स में बिल्कुल भी हिचक नहीं थी। ऐसे ही चलता रहा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। शायद इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो,
अचानक से शीबा सुकिशिरो को बुलाता है। ये सुनकर वो भी समझ जाता है इस फाइट के बीच कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर आ गया था। मैं सोच रही थी कि एक्टिंग डायरेक्टर और एक होमरूम टीचर इस सुनसान इलाके में एक स्टूडेंट के साथ फाइट क्यों कर रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर मुझे याद है तो तुम किरियुन फुका क्लास 3B से। सुकिशिरो शीबा को बताता है। ये यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर तो सिर्फ मुझे होना चाहिए था, आयनो कोजी सोचता है। तुम मुझे कोई खोई हुई बिल्ली तो नहीं लग रही। बताओ क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? सुकिशिरो अपने हाथ जेब में डालकर पूछता है। सच बताऊं तो मैं वो बड़े से पेड़ के पीछे से ये फाइट देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा था तो मैं सोचा पास आकर देख लेती हूँ। ओ आप लोग मुझे यहाँ देखकर सरप्राइज्ड हैं? ओ शायद मेरी टूटी हुई घड़ी के कारण। किरियुन बड़ी सी स्माइल के साथ अपनी टूटी हुई घड़ी दिखाती है। सुकिशिरो अभी भी स्माइल कर रहा था। वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा था, लेकिन वो पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। उसके लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। शायद अब एलिमिनेशन की लिस्ट में किरियुन का नाम भी ऐड हो गया था। आयनो कोजी क्या मैंने कुछ गलत किया? किरियुन पूछती है। डिपेंड करता है कि आगे क्या होने वाला है। क्या मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरी हेल्प करने आई हैं? ऑफ कोर्स, तुम्हारी सीनियर होने के नाते ये नेचुरल है कि मैं अपने जूनियर की हेल्प करूँ। ये कहकर किरियुन आयनो कोजी के साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन आप यहाँ आई क्यों? मैंने कल तुम्हें फर्स्ट ईयर से भागते हुए देखा था तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मैंने सोचा कि तुम्हें रोक कर पूछूं, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, तुम्हें भागते रहने देती हूँ। अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हें रोका नहीं। इसकी वजह से अब मैं इतने इंटरेस्टिंग इवेंट में खड़ी हूँ। शीबा तुम उसके साथ डील कर सकते हो, सुकिशिरो कहता है। मुझे पता है कि सुकिशिरो और शीबा की फाइटिंग एबिलिटीज काफी हाई लेवल की हैं। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे कितना काम आऊंगी, पर शायद मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी। अगर आप शीबा को 1-2 सेकंड के लिए भी बिजी रखती हैं तो मेरे लिए काफी हेल्प हो जाएगी। ओह ठीक है, मैं उसे 1-2 मिनट के लिए बिजी रखती हूँ। लेकिन आयनो कोजी तुम थोड़ा जरा यार, तुम्हारा ब्लैंक सा लुक भी सिचुएशन में हेल्प नहीं कर रहा। अपने हाथ ऊपर उठाओ और थोड़ा पोज मारो यार। लगना चाहिए कि यहाँ पर फाइट हो रही है। आयनो कोजी ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन में उसे ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन किरियुन के प्रेशर की वजह से वो पोज मारने की पूरी कोशिश करता है। ऐसा पोज जो कोई टीवी ड्रामा में देखने को मिलेगा। सो ये कैसा है? आयनो कोजी पूछता है। ऑकवर्ड पोज, पर ठीक है, काम चल जाएगा। आपको लोगों से फाइट करने का कोई एक्सपीरियंस है? मैं एक लड़की हूँ, सो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं। आर यू सीरियस? डोंट वरी, मैं सोच ही रही थी कि एटलीस्ट एक बार तो किसी को मुक्का मारूं। ये कहकर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इस फाइट को खत्म करते हैं एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो। सो तुम सोच रहे हो कि 1-on-1 फाइट में तुम मुझसे जीत सकते हो? तो ठीक है, दिखाओ मुझे कि तुम 1-on-1 फाइट में कितने अच्छे हो। आयनो कोजी एडमिट करता है कि सुकिशिरो उसका अब तक का सबसे पावरफुल ओपोनेंट है। उसे ये फाइट 1 मिनट के अंदर अंदर खत्म करनी थी। बिना कोई आवाज किए सुकिशिरो उस पर हमला करता है। आयनो कोजी डॉज करके अपना लेफ्ट पंच उसके चेहरे पर मारता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार मारता ही रहता है। आयनो कोजी के पंचिस के पीछे कोई ज्यादा पावर नहीं थी। उसका मकसद फास्ट और शार्प पंचिस मारना था। वो बार बार सुकिशिरो की नाक के साइड पर पंचिस मारता है। ऐसा करने पर ना चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। धीरे धीरे सुकिशिरो के चेहरे से स्माइल गायब होने लगती है और आंसुओं की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। यह देखकर आयनो कोजी उसके जबड़े पर एक अपर कट मारता है, जिससे कि उसका चेहरा ऊपर की ओर हो जाता है और उसके मुंह से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। सुकिशिरो खून को साफ करता है। वो इस फाइट को काफी एंजॉय कर रहा था। सुकिशिरो फिर से अपना फाइटिंग स्टांस लेता है, लेकिन आयनो कोजी पर हमला करने की बजाय वो धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगता है। शायद वो टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि शीबा किरियुन को निपटाकर उसकी मदद करने आए, आयनो कोजी सोचता है। इतने में वो नोटिस करता है कि सुकिशिरो 1 सेकंड से भी कम टाइम में अपने पैरों के नीचे की रेत को देखता है। बिना टाइम वेस्ट किए आयनो कोजी उस पर टूट पड़ता है और अपनी पावर अपने राइट पंच में इकट्ठी करता है और सुकिशिरो को एक जोर का बॉडी ब्लो देता है, जिससे कि वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी उसके चेहरे से स्माइल नहीं जाती। वो कुछ रेत अपने हाथ में पकड़कर आयनो कोजी पर फेंकता है और अपने दूसरे हाथ से आयनो कोजी को अपर कट मारता है, लेकिन आयनो कोजी उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। इस बार सुकिशिरो के चेहरे से स्माइल पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सुकिशिरो के हाथ में एक स्टन गन थी, जो कि आयनो कोजी ने सक्सेसफुली पकड़ ली थी। तुम्हें कैसे पता लगा? सुकिशिरो पूछता है। अभी कुछ ही सेकंड पहले मुझे पता लगा। पूरी फाइट में आपने मुझे कोई ओपनिंग नहीं दी, लेकिन पता नहीं क्यों आपने 1 सेकंड के लिए अपने पैरों की ओर देखा, तभी मुझे शक होने लगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी रेत से मुझे अंधा करना था तो उसके लिए आपको नीचे देखने की जरूरत नहीं थी, और मुझे ऐसा लग रहा था मानो आप जानबूझकर मुझसे मार खा रहे थे, आयनो कोजी एक्सप्लेन करता है। मैं ये करना नहीं चाहता था, वैसे ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी।
लेकिन तुम्हारी स्किल्स इतनी इनक्रेडिबल थी कि मुझसे रहा नहीं गया। वो अपने हाथ से स्टन गन को फेंक देता है। तो अब क्या करोगे? वैसे मैंने काफ़ी चोट खाई है इस फाइट में, सुकिशिरो कहता है। आयनोकोजी देखता है कि शिबा ने किरियुन को पकड़ रखा था। इतने में सुकिशिरो अपना हाथ खड़ा करता है और कोई सिग्नल देता है। यह देखकर शिप में बैठा कैप्टन अपने हाथ में कुछ पकड़कर उसके पास आने लगता है। शायद अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होने पर यह उनका एक ट्रम्प कार्ड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका टाइम खत्म हो चुका है एक्टिंग डायरेक्टर सुकिशिरो, आयनोकोजी कहता है। वो बोट का कैप्टन अचानक से अपनी बोट लेकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो देखता है कि एक दूसरी बोट उनकी तरफ आ रही थी। ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। तुमने ये बोट कहाँ से बुलाई? मैंने सारी अरेंजमेंट करके रखी थी कि बाय चांस तुम स्कूल से किसी को बुलाओ तो तुम्हें रोक दिया जाएगा। वैसे मैंने सोचा था कि तुम नहीं चाहोगे कि स्कूल को इस बारे में कुछ पता लगे, सुकिशिरो कहता है। सिंपल है, क्या होगा अगर कोई स्कूल के स्टाफ को रिपोर्ट करे कि क्लास 2A और क्लास 2D के स्टूडेंट्स I2 की लोकेशन पर खतरे में हैं। मैंने पहले ही देख लिया था कि जो स्टूडेंट मुसीबत में होंगे उनके ही टीचर्स उनकी मदद के लिए आएंगे। उस बोट में चावाशिरो और माशिमा दोनों थे, आयनोकोजी बताता है। ये इस एग्ज़ाम का रूल था कि जिस क्लास का स्टूडेंट मुसीबत में फंसेगा उसी क्लास का टीचर उसकी रेस्क्यू के लिए आएगा। तो तुम शुरू से ही टाइम वेस्ट कर रहे थे, तभी तुम फाइट में भाग रहे थे। अगर आपको इचिनोसे को धमकाना ही था तो उसे अच्छे से धमकाते। ये आपकी गलती थी कि आपने उसे अच्छे से नहीं समझाया, आयनोकोजी कहता है। बात तो ठीक है, पर इस स्कूल में मेरी काफ़ी हाई और रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। मैं ऐसा कुछ भी डेंजरस नहीं कर सकता। ये कहकर सुकिशिरो खड़ा होता है और अपनी हार मानता है। यह देखकर शिबा किरियुन को छोड़ देता है। थैंक्स आयनोकोजी, मैं इस आदमी को एक खरोंच भी नहीं दे पाई। किरियुन नीचे बैठकर रिकवर करने लगती है। आयनोकोजी ने उसकी थोड़ी सी फाइट देखी थी। वैसे तो वो सारा टाइम डिफेंसिव पोजीशन पर थी, लेकिन उसने शिबा का अच्छे से सामना किया। बोट से माशिमा और चाबाशिरा उतरते हैं। साकायानागी का दिया हुआ वॉकी टॉकी काम में आ गया, आयनोकोजी सोचता है। सो आप मानते हैं कि मैं जीत गया? हाँ, बस अभी के लिए, सुकिशिरो कहता है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आप सीरियसली मुझे एक्सपेल करने की कोशिश कर रहे थे? आई नो आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो इससे बेहतर मेथड यूज़ करता, आयनोकोजी कहता है। तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट दे रहे हो आयनोकोजी। तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, लेकिन एंड में मैं हार गया। दैट्स इट। एक रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहता हूँ। इचिका से कहना कि उसने लगातार मेरे ऑर्डर्स को डिसअबे किया है, सो उसे हम आज से एक फेलियर मानकर चल रहे हैं। उसके पास वापस आने के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो स्कूल में रहे या निकल जाए, उसे जो करना है करे। ये कहकर वो माशिमा और चाबाशिरा के पास हाथ ऊपर करके जाने लगता है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, आयनोकोजी और मैं बस यहाँ कुछ बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है? माशिमा कहता है। मेरा तुम दोनों टीचर्स के साथ झगड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। शुक्र मनाओ कि मैं आराम से तुम दोनों के साथ आ रहा हूँ। आयनोकोजी माशिमा को देखकर सिग्नल देता है कि सब ठीक है, जिसके बाद सभी अडल्ट्स बोट की तरफ जाने लगते हैं। आयनोकोजी किरियुन के पास जाता है। दैट वाज ब्रिलियंट आयनोकोजी। ओ ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कुछ कम नहीं हो। वैसे आपने अच्छे से शिबा को हैंडल किया। तुम्हारी फाइट देखने के बाद मैं ये कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकती। ओ बाय द वे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर हाँ मैं तुम्हारे बारे में सुनने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। वेल, मेरी कुछ कॉम्प्लिकेटेड फैमिली सिचुएशन है, दैट्स ऑल। दोनों वापस जाने लगते हैं। आयनोकोजी देखता है कि नागुमो वहाँ पर नहीं था, उसकी जगह पर 2 स्टूडेंट थे। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये पेयर देखूंगा, आयनोकोजी कहता है। तुम ठीक हो? मुझे बस लगा कि तुम्हारी किसी से फाइट होगी, होरिकिता पूछती है। किरियुन और आयनोकोजी एक दूसरे को देखते हैं और दोनों एक साथ ना में जवाब देते हैं। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? होरिकिता पूछती है। कुछ नहीं, 2 हफ्ते से एग्जाम दे रहा हूँ, थक गया तो सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, आयनोकोजी कहता है। और मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरा जूनियर एग्जाम को हल्के में ले रहा है, सो मैंने इसे समझाया कि हमें एग्जाम को पूरे एंड तक सीरियसली लेना चाहिए। वेल, हम बोट पर मिलते हैं आयनोकोजी। ये कहकर किरियुन वहां से चली जाती है। इसके बाद इबुकी और होरिकिता अपनी अपनी स्कोर को लेकर लड़ने लगती हैं और फाइनली ये लंबा आइलैंड एग्जाम खत्म हो जाता है। पूरे 2 हफ्ते बाद ये एग्जाम खत्म होता है। शाम को 6 बजे सभी स्टूडेंट शिप पर वापस चढ़ने लगते हैं। बॉटम 5 ग्रुप्स को पहले से ही उनके रिजल्ट के बारे में बता दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या खुद को बचाने के लिए उनके पास जरूरी पॉइंट्स हैं। जिन स्टूडेंट के पास पॉइंट्स नहीं होंगे उन्हें उसी टाइम स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। उनके बैग पैक कर दिए जाएंगे और उन्हें अलग छोटी बोट में बिठा दिया जाएगा। शॉवर लेने के बाद आयनोकोजी शिप की डेक पर जाता है, जहां वो र्यूएन और साकायानागी को देखता है। हमारा प्रॉमिस मत भूलना, और पैसे भी, र्यूएन कहता है।
ऑफ कोर्स, जब टाइम आएगा तो कभी भी आकर मुझे बता देना, साकायानागी कहती है, जिसके बाद रियोन वहाँ से चला जाता है। प्रॉमिस? आयानो कोजी पूछता है। हाँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट ईयर की ताकत के बारे में अंदाजा नहीं था, इसलिए मैंने रियोन की मदद ली थी एज ए मर्सनरी। बट ऑफ कोर्स वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, सो मैंने उसे कहा कि वो कभी भी फ्यूचर में मुझसे एक फेवर ले सकता है। तुम श्योर हो रियोन के साथ ऐसा प्रॉमिस रखने के बारे में? ओह हाँ, डोंट वरी, ये प्रॉमिस उसी पर भारी पड़ने वाला है। चलो छोड़ो, आई एम हैप्पी कि तुम ठीक हो। तुम्हें टाइमिंग के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? जैसा तुमने कहा था वैसे ही जीपीएस सिग्नल गायब हुआ था, साकायानागी आयानो कोजी से कहती है। टाइमिंग परफेक्ट थी, मैं पक्का तुम्हारा फेवर वापस करूंगा, आयानो कोजी कहता है। मुझे बस तुम्हारे साथ एक सीरियस कंपटीशन लड़ना है जहां कोई भी इंटरफेयर ना करे। आई नो तुम अपनी स्कूल लाइफ पीसफुली निकालना चाहते हो, पर डोंट वरी, ग्रेजुएशन में अभी काफी टाइम है। ओह, 6 बजने ही वाले हैं, रिजल्ट अनाउंस होते ही होंगे, साकायानागी कहती है। 7 बजे के करीब पूरी क्लास 2D डिनर के लिए इकट्ठी होती है। हिराता खड़ा होकर स्पीच देता है और खुश होता है कि उसकी क्लास के सभी स्टूडेंट एक्सपल्शन से बच गए हैं। 8 बजे के करीब रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है। बताया जाता है कि टोटल 15 लोग इस एग्जाम और स्कूल से बाहर हो चुके हैं। ये सब के सब 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, कुछ क्लास डी से, कुछ सी से और कुछ क्लास बी से। आयानो कोजी को पता था कि सारे 3rd ईयर के स्टूडेंट ही होंगे, लेकिन उसने सोचा था कि शायद नागुमो उन्हें बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से उन स्टूडेंट के पास खुद को बचाने के लिए पॉइंट्स नहीं थे, सो पूरे 15 के 15 स्टूडेंट्स बाहर हो गए। क्या पूरे 3rd ईयर ने डिसाइड किया उन्हें ना बचाने का? लेकिन उनकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। कुछ स्टूडेंट्स तो पूरे घबराए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनका एग्जाम्पल सेट किया गया हो। इसके बाद टॉप 3 ग्रुप्स अनाउंस होते हैं। 3rd प्लेस पर 261 पॉइंट्स के साथ क्लास 2A से साकायानागी का ग्रुप। 2nd प्लेस पर 325 पॉइंट्स के साथ क्लास 3A से नागुमो मियाबी। ये सुनकर क्लास 2D के सभी स्टूडेंट्स चीखने लगते हैं। और 1st प्लेस पर 327 पॉइंट्स के साथ क्लास 2D से कोएंजी रोकुसुके। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट कोएंजी को देखने लगते हैं। कोएंजी आंखें बंद करके बस मजे से बैठा हुआ था। सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क। 1st प्लेस का मतलब अब क्लास डी को 300 पॉइंट्स मिलेंगे और कोएंजी को पर्सनली 1 मिलियन प्राइवेट पॉइंट्स और एक प्रोटेक्शन पॉइंट। कोएंजी होरिकिता की ओर देखता है, जिसके बदले में होरिकिता सिर्फ हाँ में सर हिलाती है। कोएंजी ने जो कहा था उसने किया। अब होरिकिता को उसे कंप्लीट फ्रीडम देनी होगी। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या फील कर रही हूँ, होरिकिता कहती है। एटलीस्ट तुम खुश तो हो सकती हो। उसने अकेले ने क्लास को 300 पॉइंट्स दिलवाए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद हम अब सीधा C या B रैंक तक पहुँच जाएंगे। आयानो कोजी नागुमो के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोचता है। अगर नागुमो ने उस वक्त वॉकी टॉकी में अपने ग्रुप को ऑर्डर दिए होते तो शायद कोएंजी आज 2nd प्लेस पर होता और आज शायद कोई और ही ग्रुप एक्सपेल हो रहा होता। सिर्फ 2 पॉइंट्स का फर्क था उन दोनों में। दूसरी ओर उसने कंफर्म कर लिया था कि इचिका व्हाइट रूम से है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो उसकी साइड क्यों है, या फिर ये सुकिशिरो की कोई स्ट्रेटजी थी। वेल, अभी के लिए काफ़ी मिस्ट्रीज थी जो सुलझाने वाली थी, पर फिलहाल आज के लिए आयानो कोजी आराम करने का सोचता है। फाइनली यार, ये आइलैंड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। पता नहीं मुझे क्यों ये इतना लंबा एग्ज़ाम लगा। शायद मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी इसलिए, पर अब डिटेल में एक्सप्लेन करना था तो इतनी वीडियोस तो लगनी ही थी। सो मुझे ज़रूर बताना तुम लोगों को ये एग्ज़ाम कैसा लगा। सुकिशिरो की फ़ाइट के बारे में तुम लोगों की क्या थिंकिंग है? पर्सनली मुझे इचिका और होरिकिता की फ़ाइट का मज़ा नहीं आया। आई मीन, ठीक है, होरिकिता और इबुकी को मार्शल आर्ट आते हैं, पर वो इतने भी ट्रेंड नहीं है कि एक व्हाइट रूम एजेंट से लड़ सके। आई नो वो इंजर्ड थी, पर फिर भी यार मुझे नहीं अच्छा लगा। शायद मुझे होरिकिता पसंद नहीं है इसलिए, शायद हो सकता है। वेल, अगली वॉल्यूम 4.5 है, जिसमें शिप में हो रहे इवेंट्स की डिटेल है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। सो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में ख़त्म कर दूँ, फिर वॉल्यूम 5 भी तो एक्सप्लेन करनी है। चलो चलता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जितने मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ही मेरा मन वीडियो बनाने को करेगा। सो बाय, थैंक यू।